अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद के साथ हम आपके सामने हैं जहान रमज़ान, जो नाम है 365 न्यूज़ के स्पेशल रमज़ान शो, जिसमें मैं मशल और ज़ोहेब आपके साथ होंगे 2 से लेकर 4 बजे तक। तो फिर तय हुआ जनाब, आज से लेकर रमज़ान के आखिरी रोज़े तक हम होंगे आपके साथ दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक। तो मशल रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो गया है और रमज़ान मुबारक रहमतें और बरकतें समेटने का महीना है। इबादत होती हैं, बड़ी तैयारियां होती हैं रमज़ान मुबारक की आमद से पहले भी, रमज़ान मुबारक के दौरान भी। तो ये जो पहला अशरा है ना, रमज़ान मुबारक के पहले अशरे को अशरा रहमत कहा जाता है। अब अशरा रहमत से मुराद क्या है? एक तो ये है कि आप अल्लाह की रहमतें उससे मांगे, उससे दुआ करें और रहमत के तलबगार रहे। बिल्कुल, और लोग अपने गुस्से पे परहेज करें थोड़ा सा। आई फील लाइक कि जब भी आप काम पे जाते हैं, रोड पे जाते हैं, लोग स्पेशली बुरे मूड में होते हैं, उनके प्यास लग रही होती है, भूख लग रही होती है, लेकिन परहेज हम सिर्फ खाने पीने से नहीं, अपने मिजाज से भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं। तो जहान रमज़ान में यही बात होगी कि जब रहमत की बात होती है ना, तो ठीक है, आप अल्लाह से तलबगार हैं, अपनी जायज़ ख्वाहिशात आप मांगते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, लेकिन जो रहमत ख़ास तौर पर है वो क्या है? अल्लाह की रहमत जो है वो अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखना। ठीक है, अल्लाह एक है, इस पर यकीन रखना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। कहते हैं ना कि आपका खात्मा जो है बिल ईमान होना चाहिए। तो ईमान अल्लाह की रहमत है। अगर अल्लाह ने आपको अता किया है तो ये रहमत है अल्लाह की। तकवा अल्लाह की रहमत है, परहेजगारी अल्लाह की रहमत है, जैसे आपने कहा पेशेंस अल्लाह की रहमत है। ठीक है, और नेकी करना अल्लाह की रहमत है। यू नो व्हाट ज़ोहेब, रिस्पेक्ट भी जो होता है इज्जत एक आईने की तरह होती है। यू नो व्हाट आई मीन, आप जितना दूसरों को दिखाएंगे उतना ही वो वापस आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो हमने बताई हैं, अगर ये आपके अंदर है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह की रहमत आपके ऊपर नाजिल है ऑलरेडी। तो इन चीजों के बारे में जरा सोचें। हम अल्लाह से मांगते तो बहुत है, लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि हम क्वालिफाई कर रहे हैं? जो हम दुआ मांग रहे हैं, क्या हमारा कैरेक्टर ऐसा है? क्या अल्लाह ने जो हमें हिदायत दी है अपनी किताब के जरिए, कुरान पाक के जरिए, क्या उस हिदायत पर हम अमल कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे? तो ये सारी चीजें। अच्छी बात क्या है आज की? आज की अच्छी बात यही थी जो मैंने इज्जत वाली बात की। इज्जत वाली बात आपने की, बिल्कुल। तो अच्छी बात हो गई जनाब। अब हम जहान रमज़ान में आगाज़ हम करते हैं, क्योंकि देखिए इस शो में तो हम 2 से 4 बजे तक जो बात होगी हमारी, वो हम लोगों के रमज़ान मुबारक के दौरान बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि लोगों को फेस करना पड़ते हैं। उसमें सबसे पहला मसला तो महंगाई का मसला है, फिर गवर्नेंस मिसमैनेजमेंट का मसाइल होते हैं, अगर हम ट्रैफिक की बात करें उसको लेकर, फिर लोगों में जो सब्र तहम्मुल की कमी हो जाती है, लोग अपने घरों की तरफ रश करना चाहते हैं, उसकी वजह से बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जिनसे और एकदम से प्राइसेस भी हाइक होना शुरू हो जाती है ना। बिल्कुल, प्राइस हाइक होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है। बिकॉज कुछ शुगर की होर्डिंग होना शुरू हो जाती है, वो लोग कॉर्नर करना शुरू हो जाते हैं। हालांकि ड्यूरिंग रमजान हमें चाहिए कि हम चीजें और आसान करें। तो आपसे जुड़ी यानी रमजान अवाम के ज़ाहिर इस तनाजुर में हम बात करेंगे कि लोगों को क्या मसाइल हैं, रमज़ान उनका कैसा गुजर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर उस पर पॉलिटिक्स के मामला कुछ कम हो जाते हैं रमज़ान के दौरान, ज़रा मुलाकातें कम रहती हैं, तो इस पर थोड़ी थोड़ी अपडेट वो भी देते रहे आपको। स्पोर्ट्स की बात होती रहेगी, चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है तो इसकी हम बात करते रहेंगे, और मैं फिर पीएसएल भी आ थोड़ी रहा बहुत है। इकोनॉमी की बात तो ज़ाहिर करती रहती है, लोग देखते हैं। फिर सोशल इश्यूज़ की हम बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि इस बाबरकत महीने के दौरान आप कितना लोगों को देते हैं और सिला रहमी, और जो भी मुझे उर्दू के लफ्ज नहीं समझ आएंगे तो मैं ज़ोहेब से पूछती जाऊंगी, ताकि मुझ जैसे लोग जो देख रहे हैं थोड़ी सलीस उर्दू मुश्किलों से समझ आती है। अच्छा जी, तो अब ऐसा करते हैं कि हम जरा माहौल कैसा है। पहले रोजा पहला सहरी हो चुकी है, अब इफ्तारी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो माहौल मुख्तलिफ बड़े शहरों में कैसा है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो कराची से हमें नुमाइंदा 365 न्यूज़ जमजम सईद ने ज्वाइन किया है, तो जमजम से जरा पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। जमजम बताइए, आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या किसी बाजार में, मार्केट में कहीं लोग खरीदारी कर रहे हैं? जरा आंखों देखा हाल शेयर कीजिए हमसे। सबसे पहले तो ज़ोहेब आपको रमज़ान मुबारक हो। और इस वक्त में चूँकि बंस रोड पे ज़्यादा रश होता है, शहरियों का जो पहला जो अशरा होता है ना, तो शहरियों का फोकस होता है कि अच्छे अच्छे जो खाने होते हैं वो दस्तरखान पे सज जाएं।
तो मज़ा ही आ जाता है। और बंस रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और कैमरामैन इरफान बशीर आपको ये मेरे कब में मनाजर दिखा रहे होंगे कि लोग, अभी तो टाइम भी जो है 2:15 हुए हैं, यानी कि 6:30 के बाद हमारा तो अफ्तार का टाइम है, लेकिन 2:15 बजे ही यहाँ पर बस रोड पे लोगों का रश लगना शुरू हो गया है। कोई दही बड़े खरीद रहा है, कोई यहाँ पर कीमे के समोसे, आलू के समोसे, अरबी पराठे, चोला चना। मैं यहाँ पर दिखाऊंगी, कैमरामैन मेरे यहाँ पर दिखाएं कि देसी घी से यहाँ पर ये जलेबियाँ बनाई जा रही, और ये बहुत ही ख़ास जलेबी होती है जिसमें देसी घी का इस्तेमाल होता है। और इसकी अगर प्राइस की मैं बात करूं तो ये फ़ी किलो जलेबी जो है वो 1000 रुपये में फ़रोख्त की जाती है। शहरी बड़े मज़े से, बड़े शौक से खाते हैं। फ्रेस्को पर ये मौजूद हूँ और ये देख सकते हैं, ये फ्रेस्को के समोसे चूँकि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, तो ये ताज़े ताज़े समोसे जो है वो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि शहरी जो दूर दराज इलाकों से आते हैं। जमजम ये भी बताइए कि सारी जी पहली सारी कैसी रही? क्या गैस बिजली मिली लोगों को, या फिर सिलेंडर से काम चलाना पड़ा, या बाहर से मंगाना पड़ा? की शॉर्टेज तो नहीं हुई ऑलरेडी मार्केट में? यकीन करें, आप लोगों ने तो जख्म पे नमक जैसे छिड़क दिया, ऐसा सवाल किया है। शहरी की आप बात कर रहे हैं, जो स्वीट सदर्न गैस कंपनी ने ये वादा किया था कि रात को 3 बजे से सुबह 9 बजे तक जो है वो गैस बिला तात्तुल आपके चूल्हों पे आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। यकीन करें, मैं अपनी बात करूं तो पहली शहरी भी हमने होटल से ही मंगवाई है। यकीन करें, मैंने पराठे और चने खाए, और वो भी ये तो आप ऐसे कह रही हैं, जुल्म हो गया आपके ऊपर। पराठे चने आपने अपनी खाई से खाए, कोई किसी ने कहा था आपको पराठे चने खाएंगे आप? हम बाहर का अवॉइड करते हैं खाना, लेकिन मजबूरी जो घर खाया अभी तो पराठा। अच्छा जमजम, ये बताएं कि ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है बिकॉज ऑफ रमजान? नहीं, देखिए, रमजान का चूंकि पहला रोजा है, इसलिए लोग ज्यादातर घरों में, और संडे भी है, छुट्टी का दिन होता है, इसलिए सड़कों पर सच कुछ खास ट्रैफिक दिख नहीं रहा। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि जैसे ही इफ्तारी का वक्त करीब आता जाएगा, लोग अपने घरों से निकलेंगे। जाहिर सी बात है, पहला रोजा है, हर कोई चाहता है कि वो अच्छे खाने से जो है नहीं, अभी तो देखें, अभी तो समझम 2 बजे है ना, 2-2:30 जब ये 4 के बाद सोई आगे जाएगी फिर उसके बाद आप जोर से बजना शुरू हो जाएंगे, शोर भी होगा। ऐसा होता है कि 5-6 बजे सब खत्म, सारे फ्रूट्स खत्म, सब कुछ, समोसे पकौड़े। 4 के बाद मामलात ऐसे खराब होंगे, क्योंकि अभी चूंकि मैं बंस रोड पे हूँ, मुझे दूर दूर तक आज कोई ट्रैफिक पुलिस वाला भी नहीं दिख रहा। सही है। चले भाई, आपने कर ली सहरी, कर ली आपने पराठे और चने से, और आपने हमें पूछा भी नहीं, कोई बात, नेक्स्ट टाइम। अब हमारे साथ लाहौर के कॉरेस्पॉन्डेंट, नहीं, हम लोग हाँ लाहौर से भी अहवाल लेंगे, और इस्लामाबाद की भी हम बात करेंगे कि वहाँ पर पहली सहरी कैसी रही और आज इफ्तारी की तैयारियां क्या हो रही हैं। लेकिन क्या हमें एक ब्रेक लेना? हाँ, लेट्स डू दैट। चले एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आते हैं जहाने रमजान। वेलकम बैक टू रमजान जहां। आप देख रहे हैं जहान रमजान। अभी हम बात कर रहे थे क्रिकेट के बारे में। सो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल्स के लिए टीम्स फाइनल हो चुकी हैं। पाकिस्तान टीम आखिरी नंबर पे आने के बाद इवेंट से आउट हो चुकी है। इवेंट में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराया है, सेमीफाइनल्स तक पहुंचाया है। इंग्लैंड की हार के बाद यहाँ आपको बताते चलें कि इंग्लैंड की टीम के कैप्टन जॉश बटलर ने कैप्टनसी से रिज़ाइन कर दिया है और कहा है कि वो अपने खेल पे फोकस करना चाहते हैं। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मैच बारिश की वजह से कैंसिल हो गया है और इस तरह ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गया है। अफगानिस्तान की टीम का फाइनल में पहुंचना बाकी टीम्स के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। जी सेमीफाइनल्स अभी होंगे और तमाम ही टीम्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन इंग्लैंड और पाकिस्तान की और बांग्लादेश की परफॉर्मेंस ऐसी थी जो कि बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं थी। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी है और अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीत सकता है? बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं अहमद नवाज, हु इज एन एक्सपर्ट ऑन क्रिकेट। तो अहमद, हमें बताएं कि व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन अभी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और आपके तमाम नाज़रीन को मेरे ख्याल से बहुत ही सनसनीखेज मोड़ पर अब हम आ खड़े हैं। मायूसी जरूर है कि जब सोचते हैं कि पाकिस्तान नहीं है सेमीफाइनल्स में, लेकिन जो 4 टीम्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है ग्रुप ए, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था।
जहां पर भारत और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गए, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले ही बाहर हो चुके थे। लेकिन जो ग्रुप बी की जिस तरह आपने भी बात की, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो बनता जा रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट अब इस चैंपियंस ट्रॉफी में 3 मैचेस बारिश की नजर हो गए, जिसकी वजह से इस ग्रुप में बहुत एक ओपन चांस जो था वो नजर आता था। लेकिन कल जिस तरीके से जनूबी अफ्रीका बहुत ही शानदार खेली, बल्कि अगर आप उससे भी पहले आ गए, ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को बिल्कुल एक वन साइडेड मैच में तकरीबन शिकस्त दे दी थी। वो तो बारिश की वजह से अफगानिस्तान जो है उसको भी पॉइंट मिल गया और ऑस्ट्रेलिया को भी, लेकिन वो बारिश का होना भी ऑस्ट्रेलिया के हक में बेहतर साबित हुआ और अफगानिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अब सिर्फ आज का मैच जो कि मेरे ख्याल से बहुत अहम होने वाला है, अगर आप भारत की बात करते हैं न्यूजीलैंड के साथ, क्योंकि पोजीशंस अब डिफाइन होंगी कि कौन सी टीम किससे सेमीफाइनल खेलेगी। हमें ये पता है कि जनूबी अफ्रीका ने ग्रुप बी में टॉप किया है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है। अब देखना यह है कि ग्रुप ए में क्या पोजीशन होती है और कौन सी टीम फिर किस टीम से सेमीफाइनल खेलेगी। अहमद, आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा जीतने के चांसेस कौन सी टीम के हैं? देखें, जाती तौर पर तो मुझे लगता है कि ये न्यूजीलैंड का साल हो सकता है, क्योंकि अगर हम दुनिया के क्रिकेट में देखते हैं तो एक कंप्लीट वनडे साइड आपको नजर आती है। उसके साथ साथ जनूबी अफ्रीका भी बहुत शानदार चोकर्स है, का भी हो सकता है। चोकर्स के क्या ऐसा किया है जो कोई कप ना मिले। साउथ अफ्रीका भी बहुत बैलेंस टीम होंगे। जी बिल्कुल। इस तरह तो देखें, चारों टीम, भारत जो है वो एक पावर हाउस है क्रिकेट का, और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप मेंटालिटी आपको वहां पर मिलती है। उनके 5-6 प्लेयर्स बाहर भी हो गए इंजरी के बायस, लेकिन फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर मैं कोई एक टीम पिक करना चाहूंगा जाती तौर तो पर, पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान टूर्नामेंट से पहले थी जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि पहले मैच के बाद ही लगा कि नहीं, आपने ये मैंने मुकम्मल नहीं करने दिया ना। आप ये कहना चाह रहे थे, आप ये कहते हैं कि मैं अगर एक टीम पिक करना चाहूँ जो टूर्नामेंट से बाहर होगी, वो पाकिस्तान। बिल्कुल जी। अच्छा जी, तो खैर ऑजीज जिस तरह खेल रहे हैं, उनके 4 फास्ट बॉलर्स नहीं हैं, पूरी फुल स्ट्रेंथ के साथ वो नहीं खेल रहे, उसके बाद भी उनका माइंडसेट हमें नजर आ रहा है कि वो जीत के लिए जाते हैं, वो इंटेंट उनकी नजर आती है। तो क्या उनका क्रिकेट का स्ट्रक्चर ही पूरा मुख्तलिफ है कि कोई भी उनके सिस्टम से जब आता है अपनी टीम में, नेशनल टीम में, तो पूरा तैयार प्लेयर नजर आता है हमें? आपने बहुत अच्छी बात की। मेरे ख्याल से सिर्फ क्रिकेट का नहीं, जो कल्चर है स्पोर्ट्स का ऑस्ट्रेलिया में, उसको आपको बहुत ज्यादा सराहना होगा, बहुत दाद देनी पड़ेगी। अगर दुनिया में कोई एक मुल्क आप पिक करना चाहते हैं जहां पर आपको नजर आता है कि वो चैंपियंस प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। उसकी वजह यह है कि आप ये देखिएगा कि वहां पर कभी भी किसी एक प्लेयर के ऊपर ऐसी रिलायंस नहीं रही कि उसके ना होने से पूरी टीम कोलैप्स कर जाएगी। हमारे मुल्क में तो एक वावेला सा मच जाता है अगर आपको एक प्लेयर इंजर्ड हो जाए या टीम से बाहर हो जाए। इस टूर्नामेंट से पहले भी हम बहुत ज्यादा कहना शुरू हो गए जी फखर जमान, और जो भी फखर जमान इंजर्ड हुए, हमें लगा हमारा टूर्नामेंट खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया की आज मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर जिसको वो इंजरी के बायस या किसी भी वजह से नहीं खिला पाते, और लेट सपोज वो क्रिकेट की दुनिया में पॉइंट के ऊपर फील्डिंग कर रहा है या मिड विकेट के ऊपर फील्डिंग कर रहा है, तो जो उसकी रिप्लेसमेंट आएगी वो सिर्फ रिप्लेसमेंट नहीं होगी, वो भी वही रिप्लेसमेंट होगी जो डोमेस्टिक में पॉइंट पे फील्डिंग करती रही है, जो मिड विकेट पर फील्डिंग करती रही है, या जो उसी नंबर पर खेलता है या जिसका रोल डोमेस्टिक में वो नहीं, यहाँ तो शाहीन शाह अफरीदी मिड ऑफ पे फील्डिंग कर रहे होते हैं, आप देखें। अच्छा अहमद, क्या आपको ऐसा लगता है कि मतलब यूजुअली जब टीम्स प्ले करती हैं इंटरनेशनली, एक प्लान ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है, क्या ऐसा है कि पाकिस्तान शायद सिर्फ प्लान ए पे इतना फोकस करता है कि बी और सी शायद बी सी नहीं होता, कॉन्टिजेंसी कोई प्लान नहीं है? जी मेरे ख्याल से आपने वो बात कर दी है जो बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ये है कि हम इतने वन डायमेंशनल हैं कि हम कभी सोचते ही नहीं है। हमारा पिछले 2 साल से एक ही मंत्रा रहा है कि हम आएंगे, नए गेंद से हमें विकेट्स मिलेंगी, हम आउट कर देंगे और उसके बाद हम मैच जीत जाएंगे, जैसा हमने भारत के खिलाफ एक वर्ल्ड कप में कर दिया। लेकिन हम ये बार बार नहीं सोच पा रहे कि देखें हमारे पास अब वो क्वालिटी अनफॉर्चुनेटली नहीं आ रही। लोगों को बहुत ज्यादा एतराज है, अगर हम टैलेंट के ऊपर भी बात करते हैं, लोग बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं। आप कैसे टैलेंट कह सकते हैं? आप एमेचर लेवल की डोमेस्टिक क्रिकेट करा रहे हैं जहां पर एक टूर्नामेंट में आपको 600-700 रन बनते हुए नजर आते हैं। बैटर्स जो हैं वो 150-200 रन फ्लैट विकेट्स पे खेल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कोई टर्निंग विकेट्स नहीं है, या फिर उसके एक्सट्रीम पर इतने ग्रीन ट्रैक्स हैं कि एक मीडियम पेसर भी आपको 6 आउट करके देता है, बिल्कुल, और उसी बुनियाद पर टीम में सिलेक्ट खत्म कर दिया। अच्छा, ये मुझे बताएं, कोई तब्दीली आ रही है टीम के अंदर? आप देख रहे हैं कोई मैनेजमेंट में तब्दीली आ रही है, प्लेयर्स को तब्दील किया जा रहा है? T20 का सुनने में आ रहा है कि कप्तान शादाब खान होंगे और उनके साथ यंगस्टर्स को कुछ पीसीबी जराए से कुछ चीजें पता चली हैं, ऑल्दो ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स, हम इनको कंफर्म नहीं कर सकते।
लेकिन कहना यही है कि दौरा न्यूजीलैंड जिसमें पाकिस्तान का वाइट बॉल टूर आ रहा है उसमें काफी ज्यादा तब्दीलियां में टीम में नजर आने लगी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सीनियर प्लेयर्स शायद खुद रेस्ट पर चले जाएं, और सबसे बड़ी बात जो की जा रही है कि बहुत ज्यादा मुतवक्के है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में आपको बड़े चेंजेस नजर आने लगे हैं। और लेकिन जिस तरह मैंने कहा ये अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं, लेकिन अगर ऐसा होने जा रहा है तो मेरे ख्याल से कि फिर जो एहतसाब होना चाहिए था इस टूर्नामेंट का वो फाइनली हमें शायद होते हुए नजर आ जाए। जी अच्छा, डोमेस्टिक क्रिकेट की हमने बात की कि भाई प्लेयर को इज्जत दे, हम कहते हैं प्लेयर को इज्जत दे, और ठीक है हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन इज्जत इस तरह भी दी जा सकती है कि उन्हें कहा जाए कि डोमेस्टिक खेले आप, परफॉर्म करें डोमेस्टिक में और उसके बाद अपनी टीम में दोबारा जगह बनाएं। तो ये क्यों बिलो डिग्निटी, यानी वो ये क्यों समझते हैं कि हम अगर डोमेस्टिक खेलेंगे तो हमारी इज्जत कुछ कम हो जाएगी क्योंकि हम स्टार हैं? ये क्या बात है? देखिए, ये हमने अब एक कल्चर ऐसा सेट कर दिया है जहां पर हम ये समझ नहीं पा रहे कि दुनियाई क्रिकेट में जो प्लेयर तैयार होकर आता है, जिस तरह भी ऑस्ट्रेलिया की भी बात हो रही थी, वो इतने वेल इक्विप्ड होते हैं कि वो किसी भी सिचुएशन से लड़ना जानते हैं। अगर आप भारत के किसी T20 बॉलर की भी बात करेंगे तो उसने तकरीबन 50 से 60 फर्स्ट क्लास मैचेस जो उनकी रणजी ट्रॉफी है वो खेली है। अहमद, आई एम सो सॉरी टू हमारे कट वहाँ- यू ऑफ। क्या हम कोचिंग सेटअप में भी कोई चेंजेस देख रहे हैं? कुछ हो सकता है आगे जाके? जी, मुतवक्के जरूर है। एक नाम चल रहा है सकलैन मुश्ताक का, लेकिन अभी कंफर्म इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक और पॉलिसी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आजकल वो बहुत ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कही जा रही है कि जी हमें एक कंसिस्टेंट मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा, एक कंसिस्टेंट मॉडल। लेकिन जितनी ज्यादा तनकीद आ रही है, मुझे लग रहा है कि शायद हमें कोच तब्दील होता हुआ नजर आ जाए। और मुझे ये कुछ Okay, ऐसी तो खबरें ये अच्छी चीज हो सकती है फॉर द टीम। शायद फ्यूचर में वी कैन स्टार्ट प्लेइंग गुड फॉर द टीम टू Yeah, चेंज द to कोच। change the coach. यस, यू आर राइट। अच्छा, मुझे बताएं कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं कि टीम में आपस में ही बड़ी रिफ्ट थी लड़कों में, और रिजवान भी टीम सिलेक्शन से शायद खुश नहीं थे, आकिब जावेद, मतलब ये अंदर की बातें क्या आ रही हैं अभी ड्रेसिंग रूम से भी और वैसे भी? प्लीज ज़ोहेब को नहीं, गॉसिप थोड़ा दे सा- दें टीम के अंदर की। I think Zohaib's very much interested in that gossip, but I think हमें सबसे पहले तो थोड़ा सा ये एक बार फिर फैसला करना है कि ये हमारी टीम है, तो हम वही चीज लोगों तक लेकर आए जो कि हकायक पे मबनी है। उसमें सबसे पहले आपकी बात इस हद तक जरूर दुरुस्त है कि अगर आप कुछ साल पहले तक चले जाएं तो ये एक बड़ी जबरदस्त टीम आपको नजर आ रही थी। जब बाबर आजम कप्तान थे तब आपने एक वर्ल्ड T20 के फाइनल में क्वालिफाई किया, एक सेमीफाइनल तक आप पहुंचे, एक 2017 सरफराज की टीम के बाद कमराडरी नजर आ रही थी, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत इस टीम को तोड़ा गया। इनको डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की गई। ये कहा गया पीसीबी के हलकों में कि नहीं, प्लेयर पावर नहीं होनी चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग कप्तान क्यों हम दे रहे हैं जो टीम को स्पीकिंग चला ऑफ द सकता है। कैप्टन उसके बाद से चीजें आज अहमद, तक अभी सब फॉर कुछ एग्जांपल निकल- हम बात कर रहे थे अबाउट के इंग्लैंड के कैप्टन रिजाइन कर दिया हारने के बाद, राइट? तो यहाँ वैसे पाकिस्तान में हार पे हार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कोई, नो हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी का भी सिस्टम कोई नहीं है। या सो व्हाई इज दैट? शायद हमारा कल्चर ऐसे बन गया कि एक दफा कैप्टन आता तो वो बैठ जाते हैं सीट बस पे, ये हो गया। इस तरह देखिए, कुछ है। पूरी दुनिया में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। जितने भी कप्तान बने हैं, मैं बार बार लोगों को मिसाल देता हूँ, जनूबी अफ्रीका के ग्राहम स्मिथ को आप देख लें, आप इंडिया के साथ महेंद्र सिंह धोनी को देख लें, आप बड़े बड़े कप्तानों को अगर देखेंगे तो बहुत लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दी गई है और अकाउंटेबिलिटी जरूर हुई है, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड इतने नहीं रहे। स्टार्ट में उनको पता था कि उन्होंने मुस्तकबिल के लिए एक टीम बनानी है। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि बाबर आजम की कप्तानी को तनकीद का निशाना, बल्कि मैं तो उससे भी पीछे चला जाऊं, मुझे तो लगता है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ सबसे बड़ी ज्यादती हुई जब सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया गया। उनकी अपनी परफॉर्मेंस तनकीद का निशाना जरूर बनी, लेकिन ऐसा कप्तान मुझे पाकिस्तान में नजर नहीं आया जिसके पास अथॉरिटी थी, जो टीम को चला रहा था। उसने बिल्कुल नए लड़कों के साथ आपको 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी। आप बहुत दफा आपको कप्तान को बैक और सपोर्ट करना पड़ता है। हम बहैसियत अवाम, बहैसियत क्रिकेट बोर्ड, हम ये भूल जाते हैं कि ये एट द एंड ऑफ द डे हमारी टीम है, और कुछ हलकों से इतनी ज्यादा तनकीद आना शुरू हो जाती है कि वो प्लेयर भी बेचारा जो है वो अंडर द शेल चला नहीं, जाता है। मीडियोकर तो जब मेरे ख्याल ऐसी से ये- क्रिकेट खेलेंगे तो तनकीद तो फिर होगी ना। दुनिया एक क्रिकेट कहाँ जा रही है और आप कैसा गेम खेल रहे हैं, यानी क्लब लेवल पे भी इस तरह का गेम नहीं खेला जाता जैसे आउट हुए हैं लड़के और पूरी तैयारी से। जोहेब, तो आप उसका दोष फिर प्लेयर्स को क्यों दे रहे हैं? आप उनको दोष दें जो उन प्लेयर्स को लेकर आ रहे हैं who are not built for international stuff। अब नहीं, तो वो तो it's देखे ना, very simple वो याद है ना आपको, इससे पहले जो एक बड़ी खबर आई थी कि एक ग्रुप है, एक लीग है, और उस लीग में कुछ प्लेयर्स हैं, एक कंपनी है जिसके अंदर कुछ प्लेयर्स हैं, उन्हीं की प्रमोशन होती है, उन्हीं को टीम में सेलेक्ट किया। याद है ना आपको? अभी 1-1.5 साल पहले की बात है। ये पाकिस्तान अभी रिसेंटली पाकिस्तान टीम जब सेलेक्ट हुई है तो उसी कंपनी प्रमोशन ने एक पोस्टर भी लगाया और लिखा आवर बॉयज आर बैक।
भाई साहब बैक, हाँ देखे ना। अच्छा एक वैसे तो चीज आप है model से हमारे model। मुल्क में, हम अनकंडीशनल सपोर्ट करना नहीं जानते, पता है हर हाल देखिए पे हम अनकंडीशनल ये सपोर्ट हमारे तो देखिए तब होती है, शहजादे नहीं देखिए ये सही कह रही हैं आप, लेकिन पता है क्या इसमें होता है, अनकंडीशनल सपोर्ट तो तब होगी कि जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट खेल रहे हैं, मुल्क के लिए आप खेल रहे हैं। नहीं एग्जैक्टली आप एक काम कर रहे हैं, एक ही प्रोफेशन है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपका उठना बैठना, आपकी ट्रेनिंग, आप क्रिकेट खेलने के पैसे मिल रहे हैं आपको। तो ये हमेशा ये जो बात है ना कि अपनी टीम है जी, अपने स्टार्स हैं, इनको अनकंडीशनल सपोर्ट की जाए, क्यों की जाए सपोर्ट? हम तो लेकिन वी हम एक्सपेक्ट देम टू पता है, परफॉर्म, और अगर परफॉर्म नहीं करते बहुत तो ज्यादा मैं तो ये- ओवरबोर्ड मैं तो लेते हैं। ये अच्छा कहूंगा वेल कितना करें, अहमद, मैं- थैंक यू सो मैं मच तो फॉर आपसे ये बीइंग विद कहूंगा अस। कितना करें इंसान। जी Thank you बहुत so शुक्रिया, much मैं for बस being with ये- us. नहीं, इस पे आप क्या appreciate कहेंगे, जरा इस पे कमेंट ले लें कि इस पे आप क्या कहेंगे, जो मेरी बात है ठीक है, मैंने बहुत देखिए ये मैं एक बस आखिरी जल्दी से, आपको बस टाइम कम है, मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए मैंने उस दिन भी कहा कि एज ब्रॉडकास्टर्स वी से द शो मस्ट गो ऑन, तो शायद अब हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मैं और आप और सरबत हम प्रोग्राम्स करते रहेंगे। फर्क मुझे तब पड़ेगा जब मैं गली के किनारे पर जाऊंगा और रेडी वाला जो पाकिस्तान की शर्ट कहीं से ढूंढ के उसने पहनी है वो मेरे से पूछेगा मैच का क्या बना है। फर्क मुझे तब पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। कि आपको मैच इस का काम क्या के बना है, पैसे मिलते हैं तो मतलब आपको यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट। अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो यू हैव टू गिव। मैं बहुत मायूस हूँ, मेरे ख्याल से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब आप पाकिस्तान टीम के लिए खेलने आ गए हैं फिर देयर आर नो एक्सक्यूजेस, फिर आप उस कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये समझ बैठें कि जी हमारा एहतसाब नहीं होना चाहिए और जी ये जी, बार बार ये blame अब तुम लगाना जीतो या बहुत हारो, बड़ी- सुनो ये जो कि अब मशल आप- की तरह के लोग ये होते हैं ना कि क्या हमें मतलब तुमसे ये- प्यार है, ऐसा नहीं होता। ओ ये गाना ये जो नगमा बनाकर आपने टीम की सारी मैं देखती परफॉर्मेंस नहीं जो है हूँ। वो अंडर के रख डाल दी। It is just, ओके it is ओके, very, थैंक very यू सो embarrassing. मच फॉर बीइंग विद अस। Thank you. हम बस एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। मैं जरा नहीं, break नहीं एक्चुअली है। नो नॉट अ ब्रेक जी। राइट नाउ, आई एम जस्ट गोइंग टू अभी हम जर्नी ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात करेंगे। हम टाइटल नहीं, अच्छा ठीक है। तो जर्नी ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज में हम हमेशा अपने शो पर उनको मौका देते हैं, पार्टिसिपेशन बिल्कुल। होती है उन लोगों की जो कि अच्छा मुल्क से बाहर है। ज़ुहैब, यू टेक अ ब्रीदर थोड़ा सा, आप ना क्रिकेट के बारे में थोड़ा जिस बातें हैं बेसिकली आई थिंक वो वाले पाकिस्तानी जो रोजे बाहर रख रहे हैं उनकी टाइमिंग्स डिफरेंट है, शायद फैमिली को मिस कर रहे हैं, मुल्क से अपने बाहर मुल्क को है, मिस कर रहे हैं, लेकिन पकौड़े, उनके दिल जलेबी। पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। लेकिन एग्जैक्टली सो वी हैव समवन विद अस, डॉक्टर आयशा। बिल्कुल, डॉक्टर आयशा यूएई से हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। बिल्कुल, जो एक डेंटिस्ट भी है और सोशल इन्फ्लुएंसर भी। जी, तो पूछिए, उनसे बात कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस आयशा, डॉक्टर कैसी हैं आप? आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मतलब सहरी वगैरह ठीक किया आपने Very अभी much. तक आपकी एनर्जी माशाल्लाह ठीक है। नहीं, अभी यहाँ पे इतना ज्यादा टाइम ही नहीं हुआ है, अभी सही सिर्फ बात। ओनली 2 o'clock। हाँ जी जी। डॉक्टर आयशा बताएं कि आपने यूएई शिफ्ट होने का डिसीजन मतलब किन हालात में लिया था, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। जर्नी बेसिकली स्टार्ट होती है कि फैमिली मेरी पूरी मूव हो गई थी यहाँ पे यूएई में, तो विद दैट आई मूव्ड हियर। आपको पता है मतलब यहाँ पे माशाल्लाह से थोड़े से हैं पाकिस्तान के हमारे हालात कि बहुत सारे हमारे जो यंग जनरेशन हैं वो आउट ऑफ द कंट्री जाना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं। इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है पाकिस्तान में कि हम अपनी एजुकेशन को या हम अपनी जॉब पे हमें मतलब कुछ करियर हमारा जो है वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो सके, तो इसलिए जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी पूरी फैमिली जो है वो मूव हो गई थी। अच्छा, तो डॉक्टर आयशा ये तो मैं खैर नहीं कहूँगा कि डेंटिस्ट्री में आप एक डेंटिस्ट है, कितने पैसे आप कमाती है, क्योंकि बहुत कमाते हैं डेंटिस्ट पैसे, भाई बहुत पैसे मांगते हैं, ये बात जो है ना। ऐसा अच्छा डॉक्टर मतलब, आयशा ये बताएं कि आपने आपकी पहली सहरी कैसे गई, चले, किसने हाँ, खाना आपने उनको थोड़ा पकाया, सा आपने मौका क्या खाया, अपने मामा के साथ की, किसके साथ? माशाल्लाह से बहुत अच्छी गई सहरी। और बेसिकली रमज़ान में जब यहाँ पे यूएई में स्पेशली एक चीज़ है कि यहाँ पे बहुत ही एक रमज़ान का जो है ना इन्वायरमेंट बनाया जाता है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि डेकोरेशंस हैं, फुल लाइट्स हैं, ये नहीं है कि सहरी में पूरा सन्नाटा है और कोई अजान की आवाज़ नहीं, हर तरफ अजान की आवाज़। सहरी में आपको सारे फ्लैट्स में लाइट्स ओपन नज़र आएंगी। यहाँ पे इतने चैरिटेबल इनिशिएटिव्स हैं कि मतलब आपको कोई यहाँ भूखा नज़र नहीं आएगा बेसिकली। सही। वर्किंग आवर्स भी कम हो जाते हैं यहाँ पे। अगर मैं एज अ डेंटिस्ट हूँ तो मैं यहाँ पे 9 आवर्स या 8 आवर्स काम कर रही हूँ, तो मेरे अब वर्किंग आवर्स जो है वो 6 आवर्स हो गए। तो ये सब चीज़ों का जो है वो यहाँ पे ख्याल रखा जाता है, स्पेशली फ्रॉम मिनिस्ट्री। तो ये एक चीज़ है वो डिफरेंट है। आई डोंट नो, मुझे पाकिस्तान में मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं लिया है कि वहाँ पे वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं या नहीं हो जाते, बट यहाँ पे फिर तरावी और हर चीज़ जो है ना बहुत एक माहौल बनता है जी। प्री-प्लान। मुझे बताएं कि सोशल कॉज कोई ऐसा है कि रमज़ान में ख़ास तौर पे आप कम्युनिटी बेसिस पर करती हो, क्योंकि देखिए माहौल तो बन ही जाता है ना, हर जगह हर मुल्क में माहौल बन जाता है रमज़ान का, लेकिन वो माहौल प्रैक्टिकली उसको किस तरह नाफिज होता है, लोगों की मदद कैसे की जाती है, वो माहौल बनता है या नहीं बनता?
बिल्कुल वो माहौल बनता है, लेकिन वो माहौल आपने खुद बनाना होता है, आपके अंदर से वो माहौल आता है। मैं बताना चाहती हूँ आपको, जैसे आई एम ऑन कमीशन बेस, ठीक है। तो अब जो पेशेंट मेरे पास आ रहा है, अब अगर मैं उससे, वो बोल रहा है कि आई कैन नॉट अफोर्ड ना, कैन यू प्लीज डिक्रीज द अमाउंट, तो मैं इतना चार्ज नहीं कर सकता आपको। तो मैं अब ये नहीं कि मैं उससे बहस करूँ कि नहीं दिस इज अवर फिक्स्ड प्राइस, और ये वो, मैं उसको थोड़ा जाने देती हूँ कि चलें इट्स रमजान, तो कोई बात नहीं, अगर आप 100 दे सकते हैं That's very kind of her. डॉक्टर आयशा, आपकी जो दोनों एक प्रोफेशंस चक्कर लगाने वाला हूँ वही कहूँ। का ओवरलैप offer है से कि फायदा आप उठा रहे हैं। डेंटिस्ट भी हैं, फिर आप एक सोशल इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो उसके बारे में That's really cool. आप बताना चाहेंगे इस बारे में? डेंटिस्ट्री जो है वो पैशन है, इन्फ्लुएंसिंग जो है वो एक शौक। आप कह सकती हैं कि भी पैशन ही है बेसिकली। तो वो अंदर से जो होता है ना, वो एक दिल तो बच्चा है जी, नहीं, तो वो अपनी वाली फैमिली को इन्फ्लुएंस करने के अलावा क्या करती हैं आप? नहीं, फैमिली को सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं करते, अगर मतलब आई हैव अ टिकटॉक। देखिए, हम थोड़ा मजाक कर लेते हैं, हम सिर्फ इसलिए मजाक करते हैं कि एज आप इस शो का हिस्सा रहे, एक फैमिली की तरह आप हमसे बात करें। जी 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 Hope you बिल्कुल। understand. तो बस एक एजुकेशन में, मतलब टीचर तो नहीं बन सकते, तो आप एजुकेशनल कंटेंट बनाती हैं या आप ऐसे ही जस्ट लाइट हार्टेड शॉर्ट टिकटॉक्स बनाती हैं? व्हाट इज योर कंटेंट लाइक? एग्जैक्टली, बिल्कुल एजुकेशनल कंटेंट में Okay. बहुत कोशिश करती हूँ कि ऐसी लेमैन टर्म्स में बात की जाए जो आम लोगों को समझ जो है वो समझ। सही। That's so lovely. तो आपने कैसे सोचा कि आप सोशल मीडिया के थ्रू इन्फिल्ट्रेट करें और लोगों को इस तरह समझाएं? Where did this idea come from? क्या किसी ने आपको ये मशवरा दिया या आपने एक दिन खुद सोच लिया कि नहीं, you know what, I want to do this? नहीं, ये खुद सोचा, ये बेसिकली अंदर है। कोई मेरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया में हो। बस ये मेरा खुद ही शौक था आफ्टर आई कंप्लीटेड माय यूनिवर्सिटी। तो कंटेंट आप बच्चों का, किड्स कंटेंट, किड्स एजुकेशन की बात करती हैं या फिर बड़ों के बारे में कंटेंट होता है? ज्यादा क्या है आपका कंटेंट, फोकस क्या है? बोथ है, बोथ। अगर मैं बच्चों के लिए बात कर रही हूँ तो मैं बच्चों के बारे में मैं उनको ब्रशिंग टेक्निक सिखाऊंगी। अब ब्रशिंग टेक्निक बच्चे भी सीख सकते हैं और बड़े भी सीख सकते हैं। सबसे ऐसा popular ब्रश कर वीडियो लें कौन तो सी बड़ी है बात आपकी? होती। कौन सा बच्चे ब्रश कर लें तो बड़ी बात होती। बच्चे ब्रश कर लें, लेकिन हमारा काम तो एजुकेट करना है ना, properly 100%। educate, तो आयशा properly बताएं कि educate। आपको पाकिस्तान की कौन सी चीज की सबसे ज्यादा याद आती है, if at all? पाकिस्तान में बेसिकली खाने मुझे बहुत याद आते हैं। कौन से वाले? वैसे खाना नहीं, कौन से गाने? स्पेशली बिरयानी एंड मतलब कराची से हैं आप कराची अंडे से? वाला बर्गर। अंडे। कराची से हैं आप? बस फिर मैं समझ लिया, सही सही कहा है। जी बिल्कुल। ये हुई ना बात। तो बिरयानी तो आई सारे मिस मिस करेंगे। अंडे वाला बर्गर अंडे टू वाला मच, burger। उस जैसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलता। और कराची की रबड़ी सही भी बात है, वो अच्छी भाई को कह के कि भाई जरा ला देना मुझे, अभी तुम क्रिकेट खेलने जा रहे हो, वापसी में लेते आना। ऐसे ही? नहीं, आई कैन ड्राइव, तो मैं चली जाती हूँ लेने खुद ही। अच्छा ठीक है। क्रिकेट में क्या हुआ भाई ये पाकिस्तान के साथ? क्या हुआ है? ये अच्छा है, ये अच्छा है, Everyone's not as interested cricket से cricket दूर में। ये अच्छा, मैं भी, बहुत अच्छा। आयशा मैं भी। और मशवरा आपको भी दूर आपने रहना दिया चाहिए, लोगों क्योंकि पता है जो लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, बड़े इमोशनल जाते हैं, उनको डिप्रेशन भी हो जाता है। हो जाती है ना, हाँ, सही। ये दिस इज द राइट वे टू गो अबाउट इट, कि देखो ही ना, आप देखेंगे नहीं तो आपको वैसे मतलब लाइव मैच देखने में बहुत इंटरेस्ट रखती तो हूँ, but आयशा ऐसे- do you आप विजिट करती हैं पाकिस्तान, मतलब once a year, twice a year, या बिल्कुल भी नहीं? My last visit actually was 2019 when I went for Hajj. नहीं, 6 साल में आपने विजिट नहीं किया पाकिस्तान। आने का इरादा है? अच्छा भाई आयशा, अब ऐसा है कि वक्त हमारे पास रह गया कम, और आप क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो हमारे चले ब्रेक नहीं लेना ना हमने, ठीक है? आपसे इजाजत चाहेंगे, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तो आपसे ब्रेक का लिंक हमने दिलवाना है जब आप दोबारा हमारे शो पर आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो मुझे बड़ा मजा आता है बात करके ओवरसीज पाकिस्तानी से, As long as cricket की बात ना हो। क्रिकेट की बात ना हो, लेकिन बहुत से उनके तजुर्बात, It's एक्सपीरियंस very nice, उनका एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है, एक नॉस्टैल्जिया होता है उनकी बातों में। अच्छा मुझे बताएं कि क्या आप जब इफ्तार करती हैं तो डेट्स होना जरूरी, खजूर का होना यस जरूरी यस यस, दस्तरखान पे? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। क्योंकि खजूर एनर्जी का वो थोड़ा वो इनकम्प्लीट फील होता है ना, वो आदत सी है थोड़ी सी, स्वीट, यानी मीठा भी मिल जाता है और एनर्जी और भी एकदम से एनर्जी मिल जाती है आपको। हेल्दी फूड। तो हमने हमारी टीम ने एक खजूरों पर एक पैकेज बनाया है, कौन कौन सी मुख्तलिफ अक़साम की खजूरें हैं, खासतौर पर खैरपुर की जो खजूर है बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो पाकिस्तान में पाकिस्तान से जब लोग बाहर जाते हैं तो ये सौगात भी हमारी जाती है, बिल्कुल ठीक है? या कराची में लोग आते हैं तो फिर वो सिंध की सौगात खजूर उनको मिलती है। बिल्कुल तो एक पैकेज हमने तैयार किया है कि खजूर की कौन कौन सी अक़साम है और कितना हेल्दी है, सेहत के लिए कितना ज़रूरी है खजूर। देखिए
रमजान मुबारक की बाबरकत घड़ियों में इफ्तारी के वक्त सभी रोजादार खजूर से इफ्तारी का आगाज करते हैं। इसी मुनासबत से इस्लामाबाद के बाजारों में दुकानों पर खजूर की कसीर इकसाम सजा दी गई हैं, जिनमें ईरानी और खुश्क मेवाजात से तैयार करदा खजूरें खरीदार तोहफे के लिए भी खरीद रहे हैं, जबकि खजूरों की कीमतें 400 से 1600 रुपए फी किलो हैं। लोग तो ज़्यादातर ईरानी पसंद करते हैं और एक सऊदी अरब वाले खजूर ज़्यादा पसंद करते हैं। और ज़्यादातर तो लोग जो है तोहफे भी बनाते हैं, गिफ्ट वगैरह बॉक्सेस होते हैं, तो लोगों एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए बना के यहाँ से लेके जाते हैं। दुकानों पर खजूर की बेशबहा इकसाम तो रखी गई हैं, लेकिन गुज़िश्ता साल की निस्बत इनकी कीमतों में होने वाला इजाफा खरीदारों को मायूस भी कर रहा है, जिस पर शहरियों का कहना है कि माह रमजान में दुकानदार खजूरों पर मनचाहा मुनाफा वसूल करते हैं। जब रमज़ान आ जाते इस्लामी मुल्कों में तो बाहर मुल्कों में खजूरों की इतनी रेट और इतनी बहुत ज़्यादा खजूरें मिल जाती। वादिक पाकिस्तान मुल्क है, जब रमज़ान में खजूर इतने महंगे हो जाते कि सोने और चांदी के साथ उसकी रेटें लग जाती है। रमज़ान में ये 99% चीज़ें कीमत तेज़ कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो चीज़ 50 रुपए की होती है उसे 100 रुपये बता देते हैं, ऐसा पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। दुकानदार कहते हैं कि बढ़ती महंगाई ने हर चीज को मुतासिर किया है, इसी बाइस वो खजूर की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हैं। माह रमज़ान की मुनासबत से खजूरों की कसीर वैरायटी तो दुकानों पर फ़रोख्त के लिए सजा दी गई है, लेकिन ख़रीदार शिकवा करते दिखाई देते हैं और कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में खजूरों के दाम कम होने चाहिए ताकि हर कोई अपने बजट के मुताबिक इनकी खरीदारी कर सके। कैमरामैन ताहिर मुगल के साथ ईमन सैयद, 365 न्यूज़, इस्लामाबाद। What an informative little package we had. हमारे साथ रहेगा, हम वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यह है जहान रमज़ान। आप देख रहे हैं जहान रमज़ान, मैं हूं मशल और ये है हमारे साथ ज़ोहेब। कराची में रमज़ान की आमद के साथ ही ट्रैफिक और दीगर मसाइल की रोकथाम के लिए कोशिशों में तेज़ी आ गई है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं AIG सिंध। आइए इनसे बात करते हैं। तो AIG साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हमें बताएं कि कराची में रमज़ान के हवाले से सिक्योरिटी की क्या स्पेशल अरेंजमेंट्स की गई हैं? जी बिल्कुल सही है, आपने कहा कि रमज़ान एक बहुत मुबारक महीना है। ट्रैफिक के खुसूसी इंतजाम करते हैं और उसके बाद तरावी शुरू हो जाते हैं। तरावी पे सिक्योरिटी के मसाजिद पे बहुत ही खास इंतजाम, और कुछ जगहों पे लोग बड़े ग्राउंड्स में और दूसरी जगहों पे तरावी करते हैं, उस पर भी हमारी सिक्योरिटी ड्यूटी लगती है। उसके साथ ही आहिस्ता आहिस्ता मार्केटों में जैसे रौनक बढ़ती जाएगी, शॉपिंग ईद की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, तो इसके साथ ही मार्केट्स में हमारी डेस्क बनती हैं पुलिस की, सपोर्ट डेस्क, और सिक्योरिटी का इंतजाम उन मार्केट्स में पहले से ज़्यादा किया जाता है। हमने इस मरतबा जो हमारी सिक्योरिटी की पेट्रोलिंग मोबाइल्स हैं और ख़ास तौर पे शाहीन फोर्स को ज़्यादा मुतहरिक किया है, वो ज़्यादा आप देखेंगे। और दूसरी बात ये कि इसके अलावा फिर आखिरी जो 15 के बाद बदकिस्मती से क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ज़्यादा मुतहरिक नज़र आएगी, क्योंकि क्राइम इन दिनों में बदकिस्मती से बढ़ता है। और ये सिलसिला आखिर तक जारी रहेगा, ईद तक और ईद के बाद तक। लेकिन इस दौरान जो 2-3 बड़े दिन हैं हमारे, जिनकी बड़ी मजहबी अहमियत है, जिस तरह यौम अली है, और इसके अलावा आखिरी रमज़ान में शब महराज भी है, और प्लस आपका जो आखिरी जुमा है जुमतुल वदा, और इस तरह की फिर ईद के दिन इस पे सिक्योरिटी के खास इंतजाम करते हैं ईदगाहों पे और मसाजिद में। ये पुलिस की ड्यूटी पहले से बढ़ जाती है। तो ये पूरा एक इंतजाम का सिलसिला है, जिस सिलसिले में हमारे मुख्तलिफ टीयर्स SHO से लेके DIG साहबान तक ये मीटिंग कर चुके हैं, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, अंजुमन ताजरान है, बिजनेस कम्युनिटी है, प्लस उसके साथ ही मसाजिद के जो बड़े मुंतजमीन हैं, मौलवी साहबान हैं, इनसे ये सिलसिला हमारा यानी कि पहले से ही तकरीबन इख्तिताम पजीर हो चुका है मीटिंग्स का, और इस सिलसिले में पूरी। अच्छा जावेद साहब, ये बताइएगा कि अभी फ्राइडे को ही अफसोसनाक 2 वाक़यात हुए, सुसाइड अटैक्स हुए, लोगों की कीमती जानों का ज़िया हुआ उसमें। तो ये देखते हुए
कराची में और सिंध में खुसूसी तौर पर क्या इंतजाम किए गए हैं मसाजिद, इबादतगाहों के बाहर सिक्योरिटी को लेकर, ज़रा इससे मुताल्लिक बताइए। मैंने जिस तरह बताया, इबादत गाहों पे तो वैसे ही सिक्योरिटी रमज़ान में ख़ास तौर पे मसाजिद में बढ़ जाती है। और इस धमाके की जो क्रैकर का या हैंड ग्रेनेड का सस्पेक्ट धमाका है, इस पे CTD भी काम कर रही है, पुलिस भी काम कर रही है, और अभी तक 100% कंफर्मिटी के साथ नहीं कर सकते कि किस ग्रुप की तरफ से और किस वजूहात की बुनियाद पर ये छुआ है। तो इन सब चीज़ों को देख के जो भी कंसर्न्ड जो सस्पेक्ट ग्रुप है उनके खिलाफ कार्रवाई, और जो टारगेटेड हैं उनके सिक्योरिटी के बेहतरीन और मजबूत निज़ामात वो करना हमारी तरजीह। तो जावेद साहब, शहर में ट्रैफिक जैम का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो ट्रैफिक का फ्लो बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, डंपर को मजबूरी तौर पे पूरी कराची से बंद नहीं किया जा सकता। ये गलतफहमी है कि क्योंकि रात को भी इनको जो लिमिटेड टाइम दिया गया है ताकि शहरी जो ज़्यादातर अपने काम कर के घरों को वापस लौट के जा चुके होते हैं, तो रश आवर्स के बाद क्योंकि इन्होंने बहुत ही अहम चीज़ें जिसमें मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल एरिया में जो काम हो रहा है और जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ऐसी सब चीज़ें शहर में पहुंचानी है इतने बड़े 2.5 करोड़ की आबादी में। और तो इसके बगैर, हैवी ट्रैफिक के बगैर, जहाँ पे ख़ास तौर पोर्ट सिटी हो, तो इन गाड़ियों का यानी कि बिल्कुल रोक देना वो नामुमकिनात में से है। लेकिन हम इंश्योर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक तो टाइम रिस्ट्रिक्ट करके आबादी जहाँ पे ज़्यादा है उन रास्तों पे इनको हटा दें, और जो मेन रास्ते हैं सिर्फ उन 1-2 रास्ते जो हाईकोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में इनके लिए अलाउ किए हैं उनके ज़रिए हम इनको मूव करवा दें ताकि हादसात के जो रेट है उसको कम से कम लेवल पे ले जा सके। तो ये ट्रैफिक का जहद मुसलसल है। जिस तरह मैंने बताया, रमज़ान की ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट्स अपनी होती हैं, ख़ास तौर पे रश आवर्स जो कि शाम के वक्त नमाज असर के बाद शुरू होते हैं और मगरिब तक चलते हैं, और उसके बाद फिर रात को देर से। तो उन सब चीज़ों को देख के ट्रैफिक वालों ने भी अपना प्रोग्राम बनाए और अपने रिसोर्सेज को इस तरह डिप्लॉय किया है ताकि लोगों को कम से कम अच्छा, ये तो आपने ट्रैफिक की सूरत हाल से मुताल्लिक बता दिया कि क्या प्लान ऑफ एक्शन आपके पास है, लेकिन देखिए क्राइम्स, जराइम की वारदातें भी बहुत शहर में होती हैं, और रमज़ान मुबारक के दौरान ख़ास तौर पर स्नैचिंग और मोटरसाइकिल स्नैचिंग और बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं, लोगों की जान भी चली जाती है, ज़ख्मी होते हैं लोग। तो इस सिलसिले में क्या इक़दाम खुसूसी तौर पर किए जा रहे हैं, ये भी बताइए। जी, एक तो मैं रमज़ान मुबारक की और आने वाली ईद की एडवांस मुबारक देता हूँ पूरे अहले शहर को, और इनसे गुजारिश भी ये करता हूँ कि जी बराए मेहरबानी, ख़ास तौर पे जब भी आप क्योंकि 42 लाख 65 लाख की जो हमारी ट्रांसपोर्ट की मिक्स है, 42 लाख मोटरसाइकिल सवार हैं जो सबसे ज़्यादा विक्टिम होते हैं, और पेडेस्ट्रियन 34% वो विक्टिम होते हैं। तो ये तकरीबन मिला के 70-80% ये 2 कैटेगरीज हैं। तो आप रमज़ान की खुशियाँ मनाएं, रोज़ा रखें, और इसमें अपने और अपने अजीज़ों का और ख़ास फैमिलीज़ का बहुत ही एहतियात करें। मोटरसाइकिल सवारी भी एहतियात से चलाएं, क्योंकि बड़ी गाड़ियों पे तो हम सख्ती किए हुए हैं, लेकिन बहुत से वाक़यात मोटरसाइकिलों की सवालों की गलतियों से भी हो रहे हैं, उसको देखें। क्योंकि और जो बहुत ज़्यादा सवारी उठाना होता है, ख़ास तौर रमज़ान में भी ये मामूल बन जाता है कि पूरी फैमिली एक साथ चल रही होती है शॉपिंग या दूसरे चीज़ों को मिलने मिलाने के लिए, तो उसमें भी बड़ी एहतियात बरतें हैं, क्योंकि कीमती जान का जो प्रोटेक्शन है वो ज़ाहिर है ट्रैफिक मैनेजमेंट, पुलिस के इदारों और दूसरे इस तरह के इदारों के अलावा बुनियादी जिम्मेदारी फिर आप पे भी हो जाती है। तो इसमें एहतियात करें ताकि आपके प्यारे ईद की खुशियों में आपके साथ शरीक रहें। और बाकी यह है कि हम अपने तौर पे भरपूर कोशिश करेंगे कि ईद आपकी पुरअमन रहे और बहुत ही खुशियों वाली हो, बाबरकत हो, और जिस भी तरीके से आप इबादत कर रहे हैं उसको आप बगैर किसी खौफ व खतर के मना सकें। बहुत शुक्रिया याजी साहब हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए।
तो क्या लगता है जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं इनका कोई असर पड़ेगा? देखिए या कोशिश की जा रही है सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर रहे, क्योंकि देखिए कराची एक रूसुल बिलाद है, एक बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो उसके अंदर लैब्स तो आपको नजर आएगा कहीं ना कहीं, लेकिन अब यह है कि इकदाम किस तरीके से रमजान को देखते हुए किए गए, क्योंकि देखिए रमजान में ना एक और अगर हम भी अपने आप में थोड़ी सी ऐसी टॉलरेंस पैदा कर लें ये तो बुनियादी तौर पर एक शहरी होने की हैसियत से हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां, लेकिन इंतजामिया के पास क्योंकि ताकत भी है, उनके पास इख्तियार भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो अब देखना ये कि वो कैसे इसको नाफिज करते हैं। बेगम माफिया का भी बड़ा एक सिलसिला शुरू हो जाता है ना, फिर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल में हमारा भी अपना इसमें किरदार है कि हम जल्दी जाने के चक्कर में हम रॉन्ग साइड से आ जाते हैं और उसकी वजह से हादसा होते हैं, फिर एक दूसरे से लड़ाइयों के जो मामला आते हैं, फिर क्रिमिनल्स बहुत सारे हमने देखा है कि कराची का रुख करते हैं क्योंकि वो ईद के दिनों में लोगों की शॉपिंग, तो हमें कोऑपरेट करना है अपनी इंतजामिया के साथ और हर सूरत ये कोशिश करनी है, जैसे जावेद आलम ओडो साहब ने भी कहा कि पुरअमन तरीके से ईद हो और सब अपनी खुशियां जो हैं वो सेलिब्रेट करें, कोई जानी नुकसान ना हो। तो ज़ोहैब क्या कहते हैं, छोटी सी ब्रेक ले लें? ब्रेक लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और मजीद भी बहुत कुछ हमारे पास है इस शो में, तो आप देखते रहिए जहान रमजान। आप देख रहे हैं जहान रमज़ान, हम हैं आपके होस्ट मशल और ज़ोहैब। जी बिल्कुल। अच्छा, एक अहम मसले की बात करते हैं और पिछले दिनों बड़ी जानें भी इसकी वजह से गई, ये जो डंपर्स के मामला, ट्रैफिक हादसा, हैवी व्हीकल का मतलब ऐसी ड्राइविंग करना ड्राइवर्स का जिसकी वजह से लोगों की जानें चली गई, और बड़े वाक़यात ऐसे हुए कराची में, और ये ऐसा इशू रहा जिसका कोई रिजॉल्व नहीं निकल रहा था और पैदर पे वाक़यात इस किस्म के हो रहे थे। सिंध हुकूमत ये कोशिश कर रही थी कि कॉन्फिडेंस में लिया जाए डंपर्स एसोसिएशन के चेयरमैन को और एसोसिएशन के साथ बात करके इस मसले का हल निकाला जाए, लोगों की जानें बचाई जाएं, तो इस पर ही हमें थोड़ी सी अब मजीद बात करें। जी बिल्कुल। ऑल पाकिस्तान डंपर एसोसिएशन के सदर हाजी लियाकत महसूद के मुताबिक DIG ट्रैफिक कराची की हिदायत पर अमल शुरू कर दिया गया है। सदर डंपर एसोसिएशन ने यह मुतालबा भी किया है कि सिंध गवर्नमेंट और DIG ट्रैफिक ड्राइवर के साथ साथ कसूरवार के खिलाफ भी कार्रवाई करे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये क्या प्लान बनाया गया है और इस पर कितना अमल दरामद होगा, ये हम जानते हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान अली राशिद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बिल्कुल, अली राशिद के साथ साथ लियाकत महसूद, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान डंपर्स एसोसिएशन लियाकत महसूद साहब भी हमारे साथ ही हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं शो पे। अली साहब बताइएगा कि ये जो अब हिकमत अमली एक बनाई गई है, एक प्लान बनाया गया है, इस पर अमल दरामद हो रहा है और मिलके ये ज़ाहिर काम किया जा रहा है। इससे पहले जब आप दोनों ही हमारे साथ आए थे तो हमें नजर नहीं आ रहा था कि कोई कम्युनिकेशन सिंध हुकूमत और डंपर्स एसोसिएशन के दरमियान है। जी जी अली साहब आपसे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिल्कुल अफसोसनाक कुछ वाक़ये हुए अफसोस के साथ यहाँ, और उसको देखते हुए सिंध हुकूमत भी हरकत में आई और सारे स्टेक होल्डर्स को हमने ऑन बोर्ड लिया, डंपर एसोसिएशन को भी और ट्रैफिक DIG ट्रैफिक जो हैं उनको भी, और जितने दीगर इदारे हैं उनको हमने ऑन बोर्ड लेके मीटिंग्स रखी। एक SOP हमने बनाई है कि जो टाइमिंग्स हैं उस टाइमिंग्स के अलावा डंपर जो हैं वो एंटर नहीं हो सकते कराची शहर में। उसके अलावा सज़ाएं भी दी गई हैं, डंपर जो हैं काफ़ी हमने कॉन्फिस्केट भी किए हैं और उन पर FIR भी हुई हैं। मगर हमने सोचा ये तो जो सज़ा देने का अमल है, उसके अलावा इसका जो मैकेनिज़्म है उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। तो फिर आपने देखा होगा कि हमने मीटिंग्स की और मुशावरत की और सबको ऑन बोर्ड लिया। ट्रैफिक जो कानून हैं, कवानीन हैं, उनमें भी हमने थोड़ी इन्फोर्समेंट, कानून तो है मगर इन्फोर्समेंट में भी हमने ट्रैफिक पुलिस को कहा है कि थोड़ी सख्ती लाएं। हेलमेट्स, देखें हो सकता है कि डंपर का ड्राइवर सही चला नहीं रहा हो सकता है उसकी भी कोई गलती हो, मगर हमें अपनी सेफ्टी भी देखनी होती है। सेफ्टी की जो चीज़ें हैं उनको भी मोस्ट डेफिनेटली अली राशिद साहब बिल्कुल ठीक है, लोगों को अपनी भी थोड़ी प्रिकॉशंस लेनी बहुत ज़रूरी है। हाजी साहब मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी कि कितने डंपर्स में कैमरे लग चुके हैं? अच्छा मुझे ये बताइए कि कितने डंपर्स में कैमरे अभी तक नस्ब किए जा चुके हैं और क्या आगे का प्लान क्या है? डंपर तो होगा 3,500-4,000 तो होगा कराची शहर में। क्या क्या कह रहे हैं आप सर, आवाज़ नहीं आई सही। कराची शहर में 3,500-4,000 डंपर होगा।
पश्तो व्हाट इज टॉकिंग? पश्तो। अच्छा लियाकत साहब, अली साहब, आप ये बताइए कि अब ये जो कैमरे नस्ब किए जाएंगे तो ज़ाहिर है इसकी मॉनिटरिंग भी होगी और इससे जो भी मामलात आगे बढ़ सकते हैं, लोगों, हमारा मकसद ये है कि लोगों की जानें ना जाएं। तो आगे क्या आपकी बातचीत हुई है डंपर्स एसोसिएशन के साथ? देखिए, एक ज़माने में बैक इन द डे एक चीज़ होती थी, जब यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, आप डंपर्स या बड़ी जो व्हीकल्स होती थी उनके पीछे लिखा हुआ होता था हाउ एम आई ड्राइविंग, और एक नंबर भी दिया हुआ जाता था कि ये पता चल जाए कि अब ये जो कैमरे नष्ट होंगे तो सिमिलरली कि अगर उस ड्राइवर या डंपर की तरफ से वो ड्राइवर भी माइंडफुल ज़्यादा होगा तो ही विल अंडरस्टैंड कि जी कैमरे लगे हुए हैं तो मेरी ड्राइविंग को भी मॉनिटर किया जा रहा है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है तो अगर मेरी तरफ से कोई गलती होगी तो ये कैमरे होने की वजह से नहीं तो अली भाई ये बताइए कि जो कैमरे लगेंगे या ट्रैकिंग सिस्टम होगा तो कौन इनको मॉनिटर कर रहा होगा? क्या सिंध हुकूमत की तरफ से इसको मॉनिटर किया जाएगा या फिर इनकी अपनी एसोसिएशन ही कोई सिस्टम ऐसा बनाएगी? पहले बस हम हाजी साहब से एक दफा और पूछ लें। हाजी साहब, अगर आपको आवाज आ रही है, आप हमें बताना चाहेंगे कि कितने डंपर्स पे कैमरे लग चुके हैं और आगे क्या एहतियात की जा रही है आप लोगों की तरफ से? और देखो, आपको भी पता है हमारा जो डैम्पर खासूस कार्य के शहर के अंदर है 3,500 से लेकर 4,000 गाड़ी के। हमारा डैम्पर लोकल गाड़ी है या तो कारिश वाले कराची शहर में चले गए, हैदराबाद यहाँ से लेकर कश्मीर तक ना। अभी तो खासूद है, ये ट्रैफिक कहने पे अभी जो नहीं आया कहने पे, तो वहाँ जो हमारे जो कैमरे का सिस्टम है हमने कल से शुरू भी किया, तो इंशाल्लाह तो हमारा जितना डैम्पर भी और सबके ऊपर, बल्कि डैम्पर के अलावा और जितना ही गाड़ी गए तो सब में ये डैम्पर का ये कैमरे का जो करेक्शन में आदमी चलेगा, तो ये कैमरे का कार्रवाई तो हमें शुरू करना पड़ेगा। तो या तो जितना गाड़ी भी में कैमरे भी ले जाएगा, लेकिन इसका मकसद ये या अगर जो जगह पे हादसा होगा तो एक्सीडेंट भी होगा, लेकिन उसका पता भी चलेगा जो जिसका गलती है तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई तो उसके साथ होना चाहिए, या जिसका गलती भी होगा। एक्सीडेंट तो सबका भी, एक्सीडेंट तो सिर्फ डंपर और मोटरसाइकिल का भी नहीं, एक्सीडेंट तो एक रश के से लेकर ये गाड़ी तो सबके साथ। और ये जो कैमरा और ट्रैकिंग की बात है हाजी साहब, ये जो ट्रैकिंग भी इसकी होगी तो इसका मतलब इससे ये भी पता चल जाएगा कि ओवर स्पीड किया है या नहीं किया है, और ये सारा जो डेटा है इसका ट्रैकिंग का और ये जो कैमरे का है ये सिंध हुकूमत के साथ शेयर करेंगे आप? कोई सिस्टम ऐसा बनाया? हाँ बिल्कुल, इसका मकसद तो ये है जो हमारे अभी जो कैमरे तो हम जो लगाएगा, इसका मकसद तो ये है जो आवर स्पीड का पता भी चलेगा जो शहर के अंदर और कितना आवर स्पीड भी लगेगा, और एक्सीडेंट का गलती का पता भी चलेगा। तो उसके बाद खासूद है ये ट्रैफिक तो सिंध गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ जो हमारे डैम्पर का नया कान भी, हमारे ड्राइवर कंडक्टर भी, हमारे ट्रांसपोर्ट भी, हमारे ट्रांसपोर्ट का हिफाजत भी कर दे। लेकिन जो जगह पे एक्सीडेंट भी होगा, जो जगह पे हादसा भी होगा, लेकिन जिस के साथ भी होगा और जिस मशीनरी के साथ भी होगा, अगर जिसका गलती भी होगा तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल सही बात जी। जी अली साहब, आप बताइएगा और मजीद क्या कुछ किया जा सकता है और इनका कितना किरदार है? एसोसिएशन अगर आपके साथ मिलकर रियलाइज करे इस प्रॉब्लम को तो इसका बहुत बेहतरीन हल निकल सकता है। तो अब इस पोजीशन में ये लोग आ गए हैं कि आपके साथ कोऑपरेट करेंगे और मजीद इसके अलावा यानी कैमरे और ट्रैकिंग के अलावा क्या कुछ मजीद किया जा सकता है लोगों की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उस पर बताइए क्या बात हो रही है? देखिए, मेरे हिसाब से जो चीज़ें हमने ऑलरेडी अभी जो इक़दाम किए हैं, फॉर एग्जांपल गाड़ी की फिटनेस हो गई, अगर व्हीकल है कि चलने के काबिल है, हमने माजी में देखा एक डंपर था उसके ब्रेक फेल हो गए, मीनिंग कि वो ना किसी की गलती थी, ना किसी ड्राइवर की गलती थी, ना किसी आगे जो बाइकर था उसकी गलती थी, वो गाड़ी इस कंडीशन में नहीं थी कि वो रोड पे चल सके। तो फिटनेस टेस्ट गाड़ी का कि वो दूसरा ड्राइवर का ड्राइवर्स लाइसेंस, मैं एज अ नॉर्मल पर्सन एक नॉर्मल गाड़ी शायद चला सकूं, बट आई माइट नॉट बी क्वालिफाइड टू ड्राइव हैवी व्हीकल। यस, उसकी अलग एक ट्रेनिंग होती है, उसका अलग एक लाइसेंस होता है। तो क्या उसके पास वो लाइसेंस है? फिर हमने एसोसिएशन को ये भी कहा कि थोड़ा ये ओवर टाइम और कभी कभी ऐसा होता है कि कराची शहर में दाखिल हो रहे होते हैं तो उनकी नींद पूरी नहीं हुई भी होती, तो किस ज़हनी कैफियत में ड्राइवर जब वो आ रहा है, तो इन चीज़ों को थोड़ा देखें। तो ह्यूमन राइट्स के भी थोड़े बहुत मतलब चीज़ें की जाए और टाइमिंग्स को खास तौर पे फॉलो किया जाए कि किस टाइमिंग में एंटर होना है शहर में डंपर को। एब्सोल्युटली, देखें एक्सीडेंट दुनिया भर में होते हैं, वो एक चीज़ है, यू कांट स्टॉप दैट। मगर दुबई में भी जब होता है तो जैसे गाड़ी में या टैक्सी में कैमरा लगा हुआ होता है,
तो उससे ये पता चल जाता है कि इंश्योरेंस जब क्लेम कर रहे होते हैं कि इंश्योरेंस की पेमेंट कौन करेगा, उससे ये साबित हो जाता है गलती किसकी है। अगर ये आपको क्लियर पता चल जाए इन कैमरे लगने की वजह से कि गलती किसकी थी, तो आधे से ज़्यादा क्या 75% ऑफ द प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे। जी, और हाजी साहब आप बताइए क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसे वाक़यात भी हमने जी ड्रॉप हो गए। अली साहब, ऐसे वाक़यात भी हमने देखे कि कोई एक्सीडेंट हुआ, इंसानी जानों का ज़िया हुआ, लेकिन उसके बाद अब वो गलती किसकी थी ये भी नहीं पता चला, लेकिन डंपर्स के खिलाफ हाजी साहब जब भी हमारे पास शो में आए तो उन्होंने कहा कि डंपर के ड्राइवर को मारना शुरू कर देते हैं लोग, उसको पकड़ते हैं, डंपर को जला देते हैं, ट्रक को जला देते हैं, तो माली नुकसान होता है, उसकी कॉम्पनसेशन इनको नहीं मिलती है। तो इन मामलात को भी आप देखेंगे साथ साथ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उसके खिलाफ हम एक्शन हमने अभी रिसेंटली लिया था। आपने देखा होगा कि एक एक्सीडेंट हुआ तो उसके रिएक्शन में लोगों ने डंपर जला दिया और उसको नजर आतिश कर दिया। तो उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे हमने सबको जो है गिरफ्तार भी किया, उनके खिलाफ FIR भी थी, और उनके एक सरबराह थे जिनको हमने काफ़ी अरसे जेल में भी रखा। तो उसके लिए तो ज़ीरो टॉलरेंस है। वी ऑब्वियसली वांट वो किसी तौर और पे जीरो टॉलरेंस मेंटेन करना नीड्स टू बी यू नो कंटिन्यूड, क्योंकि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उसको रिस्पेक्ट करना कि जो भी आपके इदारे डिसाइड करेंगे वो पनिशमेंट है, इट्स इन देयर हैंड्स, हम अपने हाथों में नहीं ले सकते। वो जो प्रोसिक्यूशन की आपने बात की है ना, वो बड़ी अहम बात है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के अंदर अगर लूप होल्स छोड़े जाते हैं, और अक्सर इन्वेस्टिगेशंस में हमने देखा है, तो फिर मुजरिम छूट जाता है और उसके बाद फिर वो मजीद मुआशरे के लिए डैमेजिंग होता है। तो जनाब, ये हमने डंपर से मुताल्लिक जो सिंध हुकूमत की तरफ से एक इक़दाम उठाए गए कि ट्रैकिंग होगी और कैमरा लगेगा, तो इससे उम्मीद यही करते हैं कि लोगों की जानें बच सकेंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। लियाकत महसूद साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान डंपर्स एसोसिएशन, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। बस एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम खाने पीने की थोड़ी सी अच्छा कुछ बात करें, क्योंकि देखिए वक्त बढ़ता जा रहा है आगे और इफ्तारी का टाइम भी करीब आता जा रहा है, तैयारियां होती जा रही हैं, तो जरा खाने पीने की बात हो जाए तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं जहान रमजान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जहान रमज़ान, हमारे साथ मैं हूं मशल और ये हैं ज़ुहैब। तो रमज़ान की आमद के साथ ही जहां दुनिया दुआ, नमाज और तिलावत में इजाफा होता है, वहीं खाने पीने की टाइमिंग की वजह से भी ना बहुत लोग रमज़ान इस चीज़ के साथ भी नियत के साथ शुरू करते हैं कि थोड़ी बहुत डाइट हो जाएगी, हम थोड़ा बहुत वेट लॉस कर लेंगे, हम थोड़ी एक्सरसाइज कर लेंगे। यस, लेकिन जैसे जैसे आपके खाने के टाइमिंग्स कम होते जाते हैं, आपका एक नेचुरली दिल चाहता है कि आप ज़्यादा खाएं जिस वक्त पे आपको अलाउड होता है। तो हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, आमना मुजीब खान, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जिनसे हम पूछना चाहेंगे कि व्हाट कैन बी डन। हमारे साथ आमना मुजीब खान है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। आमना, वेलकम करते हैं आपको शो पर। कि लोगों के ईटिंग हैबिट्स से जो रूटीन चेंज हो जाता है, खाने पीने की अशिया वो खाते हैं, पकौड़े समोसे और रोल वगैरह की तरफ ध्यान होता है, मुरगन डाइट होती है, तो क्या ऐसा खाया जाए जिससे आप हेल्दी भी रहें, न्यूट्रिशन भी आपका पूरा हो और रमज़ान के रोज़े भी बेहतरीन गुजरे? थैंक यू ज़ुहैब वेरी मच फॉर हैविंग मी टुडे। आज बहुत ही पहला बहुत ज़बरदस्त दिन है, पहला हमारा रोज़ा है, तो उसके आपके चैनल के तवज्जो से मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो इत्तेदाल करें खाने का। मतलब एकदम ये मत सोचें कि बस रोज़ा खुल रहा है और मतलब वहाँ पे 20 चीज़ें होनी चाहिए और सारी फ्राइड होनी चाहिए। देखें, हमारी बॉडी को जितना ज़्यादा हम फास्ट कराएंगे, ये एक हेल्थ रेमेडी भी है। मतलब जितनी देर ज़्यादा हमारे सेल्स फास्ट मोशन में रहेंगे, फास्ट मोड में रहेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी सेहत बेहतर रहेगी। आपको पता है इंटरमिटेंट फास्टिंग में कहा जाता है कि 12 से 14 घंटे फास्ट हमें करना है ताकि नए सेल्स बन सकें, नया खून बन सके, हम रिजुविनेट हो सकें, बीमारियों से बच सकें। तो ये एक हमारे लिए एक जंप स्टार्ट है कि रमज़ान आ गया है। और मेरी सबसे पहले एडवाइस ये होगी कि आप अपना रोज़ा खोलें, 1 गिलास नीम गर्म पानी, उसमें बिल्कुल चुटकी भर नमक,
और उसमें थोड़ा सा नींबू के कतरे। तो फौरन वो क्या 3 करेगा, ग्लास तो नींबू आपकी- पानी नहीं पीने चाहिए नहीं अफ्तारी नहीं, में। एक ग्लास कह रही हूँ। हाँ नहीं, जी। वो मीठे मीठे भरे हुए नहीं पीने चाहिए। शुरू आप एक खजूर और इस पानी से करें, उससे क्या होगा, आपके जो पूरे दिन की इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो वापस आ जाएंगी। तो आपको ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारी बॉडी में हम लो फील करते हैं, लो शुगर होने लगता है, वो नहीं होगा अगर आप इस पानी से अपने इफ्तार की शुरुआत करें। उसके बाद आप थोड़ा सा गैप ले लें नमाज का, और उसके बाद आप एक फ्रूट का बोल खाएं। मिक्स फ्रूट नहीं होना चाहिए, एक किस्म का फ्रूट होना चाहिए। हमेशा याद रखें कि अच्छा। अगर जितना ज्यादा फ्रूट mix चाट करेंगे- कैंसिल। तो ये तो फ्रूट चाट तो मिक्स फ्रूट की Cancel। अभी तक की जो स्टडी थी वो तो मिक्स फ्रूट की थी। नहीं पता क्या, मैं आपको थोड़ा सा आयुर्वेदा और ये नेचुरल थोड़ी सी रेमेडी दे रही हूँ ताकि लोग इससे फायदा उठाएं, क्योंकि जितना ज्यादा मिक्स करेंगे आप फ्रूट्स को, उतना ही ज्यादा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को प्रेशर होगा, उसको डाइजेस्ट करने में मुश्किल होगी। इसीलिए इंसान ब्लोटेड फील करता है, बदहजमी होती है, एसिडिटी होती है, बिकॉज हम बहुत सी चीजें मिक्स कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लंच और डिनर के बाद फ्रूट ना खाया जाए। आमना, फिर वो उससे उसकी पहले बारी कब कहा जाए। आएगी? कीमे की बारी कब आएगी? और समोसे पकौड़े की बारी कब आएगी भाई? अभी मैं आपको सारी बारी बता रही हूँ ना, सारी चीजें आपको तरतीब से बता रही हूँ, सबकी बारी आएगी। अच्छा। लेकिन आपने उसको स्पेस करना, वो आपके कंट्रोल में है। बारी सब चीजों की आएगी। मैं इसमें बिलीव नहीं करती, इसके हक में ही नहीं हूँ कि हर चीज बंद कर दो। हर चीज खाएं, लेकिन उसकी बारी और उसका टाइम मुकर्रर कर लें। जैसे अभी आपने वो किया और थोड़ा सा फ्रूट खाया, उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक दी, और उसके बाद आप अपनी लाइट मील खाएं। मतलब जितना ज्यादा आप लाइट मील खाएंगे, उतना ही ज्यादा आप तरावी कर पाएंगे और आगे रात को इबादत कर पाएंगे। अगर पेट फुल होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आज तो मशल ने मटन कढ़ाई बनाई हुई है इफ्तार में, इसका क्या होगा? ठीक है, मशल खाएं जरूर, लेकिन उस माइंडसेट के साथ खाएं कि 80% स्टमक फुल होनी चाहिए और 20% एम्प्टी। इफ यू कैन मैनेज चलो नॉट बैड, ये इन्होंने हमें अच्छा रेशियो दे दिया। 80% मैनेज हो सकता है। मुनासिब बात। अच्छा आमना, ये बताएं, वेट भी कम होगा। आमना, आई एम सो सॉरी टू कट यू ऑफ। ये बताएं, बहुत लोग ना न्यूट्रिशन के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन रमजान में जो लोग जिम जा भी रहे होते हैं, वर्जिश कर भी रहे होते हैं, वो कहते हैं नहीं भी रमजान आ गया, इसमें तो हम नहीं लेथार्जिक होते हैं, जरा कहते हैं लेजी हो जाते हैं। एग्जैक्टली। बट मशल द थिंग इज कि आप रोजे से पहले 20 मिनट थोड़ी सी वॉक कर लें, ब्रिस्क वॉक। जरूरी नहीं है जाके वेट्स उठाएं और वो रिगरस ट्रेनिंग जो वो नॉर्मल उनकी रूटीन होती है। आप नॉर्मल सी रूटीन फॉलो करें, सिंपल वॉक करें और थोड़ा सा हार्ट रेट को ऊपर लेके जाएं ताकि पसीना आए, ताकि जितना ज्यादा हार्ट रेट ऊपर जाएगा उतने ही ज्यादा आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। और फैट, जो विसरल फैट है जो साइड पॉकेट्स पे बैठा हुआ है, वो साथ बर्न और वाटर इनटेक का क्या करें? पानी का क्या करें? क्योंकि अच्छा, हमें जी हाँ, वाटर इनटेक तो बहुत आसान है। रात से आपने शुरू करना है और आपने लेके जाना है 8 ग्लास टिल सहरी। और सहरी आपने बहुत लाइट करनी है, सिंपल दही और पानी और मे बी थोड़ी सी ग्रीन टी और 3 थोड़ा सा अंडे और एक किस्म 2 पराठे आउट ऑफ द nuts या क्वेश्चन। fruit। आप मतलब योगर्ट में भी प्रोटीन है ना, तो मैं इसी हवाले से कह रही थी। और उसमें नट्स एंड सीड्स डाल दें, मतलब जैसे यानी इफ्तारी से आप कह रही है सहरी तक हमें 8 ग्लास अपने आप पानी के 8 ग्लास पूरे करने में। सही है, 8 ग्लास पूरे करने और नीम गरम और बैठ के पीना है। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि पानी बैठ के पीना है और घूंट घूंट करके पीना है, गट गट करके नहीं पीना। सही है। तो स्पेस आउट करें उसको। ये सारी बातें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, कोई चीज पे आपको पाबंदी नहीं डाली हुई, बंद नहीं किया हुआ, एक सिर्फ अपने आप को एक मॉडरेट रहने का तरीका। और इसलिए देखे ना, दीन भी तो आपको तनासुब सिखाता है ना, मॉडरेट रहना। दीन भी तो यही सिखाता है ना, वरना तो दो एक्सट्रीम्स है। बिल्कुल, जी जी जी, 100%। तो फिर क्या बनाया है इफ्तारी में? आपने क्या मेरा ना फेवरेट चीजें सारी वो हैं जो इतने ज्यादा तेल में डीप फ्राई होके फिर चटनियों में भिगो के। ये कोई तस्लीम ही नहीं करेगा आपकी सेहत को देखते हुए। तो मैं क्या करूं, मैं ना खाऊं फिर? नहीं तो ऐसे करे ना कि वो खाएं जरूर चटनियों में डाल के सब कुछ, लेकिन थोड़ी सी खा लेना। मतलब नहीं, आमना मजा कैसे आई? अच्छा, अगर मैं एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लूं। एक सीरियस सवाल है जो हमने अभी पैकेज में भी दिखाया कि जो पेशेंट्स हैं, खासतौर पे हार्ट पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, डायबिटीज, किडनी पेशेंट्स, हाँ जी किडनी पेशेंट्स हैं, उनको एक तो देखें, अगर हमारे पास एक आए थे एक्सपर्ट, उन्होंने कहा था कि देखें एक बाकायदा चार्ट बनता है रमजान से पहले, वो हमारे पास आए तो हम अगर वो उनके 6 से ऊपर है या 5 से ऊपर है तो उसमें फतवा भी है कि वो अपने रोजे छोड़ सकते हैं।
तो आप मुझे बताएं आमना, उनके लिए क्या कहती हैं आप, रूटीन कैसे होता है? नहीं, ऐसे हम लोग ऐसे नहीं गेज करते जोहेब। बात यह है कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनकी मेजर होती है HbA1c से। सो 5.7 अगर जब 5.7 की रेंज हो तो फिर उसके ऊपर उसके नीचे इज नॉर्मल और उसके ऊपर एलिवेट होनी शुरू हो जाती है। तो उसमें ये है कि ऑब्वियसली वो मेडिकेशन मेटफॉर्मिन या उस पे होंगे और इनको इमीडिएटली जो है वो मतलब रोज़ा वो रख सकते हैं, बट उनको अपना शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए सही तरीके की डाइट लेनी है, ग़ज़ा लेनी है। तो जैसे कि सुबह में वो उनको प्रोटीन लेनी है ताकि वो देर तक उनका पेट भरा रहे। फाइबर लेना है, जैसे कि सेब लेना, सेब में शुगर वालों के लिए इतना मीठा नहीं होता, तो कोशिश करें कि अगर उनके लिए चाट बनाई जा रही है रात शाम में तो वो सेब और केले की हो, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था, क्योंकि किडनी के पेशेंट्स जो होते हैं जिनकी एक हिस्ट्री होती है ऑफ क्रॉनिक इलनेस, ऑफ स्टोन्स, ये सारी चीजें, उनको जरूरत होती है दिन में बहुत पानी पीने की। तो उनके लिए क्या, व्हाट आर द थिंग्स जिसकी वजह से शायद उनको बोला जाए कि आप ना रखें, डिहाइड्रेशन ना हो? हाँ, देखिए उसमें यह है कि उनको बहुत से फूड्स भी ऐसे हैं जो उनको इजाजत नहीं होती किडनी पेशेंट्स को, और ऑफ कोर्स कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा पानी उनको चाहिए होता है। ज़ाकाई किडनी पेशेंट्स में ऐसी एलिमेंट होती है कि ज़्यादा पानी अलाउ नहीं होता। कईयों को होता है कि इट रियली डिपेंड्स, अगर स्टोन्स हैं तो फिर पानी पीना होता है टू फ्लश देम आउट, अगर कोई और क्रिएटिनिन लेवल्स लो हैं तो फिर वहाँ पे कहा जाता है कि जी पानी की भी इंटेक कम हो, स्पिनच की भी इंटेक कम हो। तो बहुत सी वेरिएशंस हैं। तो किडनी पेशेंट्स को ज़्यादातर डॉक्टर्स कहते हैं कि वो किसी से को रोजा खुलवा दें और खुद मत रखें रोजा। सही है, दैट इज माय सजेशन। और बस बच्चों के बारे में बता दीजिए, कोई बच्चे भी ज़ाहिर रोजा रखना चाहते हैं, उनके लिए क्या चीज़ ऐसी बनाई जाए जो वो जरा खुशी खुशी खा भी लें, क्योंकि उन्हें तो बर्गर पिज्जा वगैरह की आदत है। सब कुछ बनाएं, उनको हर चीज दें, उनको सारे फूड ग्रुप्स देने चाहिए। आजकल क्या होता है, हमारे बच्चे वो फोन से वो ऑर्डर करते हैं और वो मंगवा लेते हैं, बस वो बंद कर दें, घर की चीज उनको दें। वो बाहर का ये जो आई डोंट वांट टू नेम द कंपनीज, बट जो ये डिजिटल एप्स पे जो ये बैठे हुए हैं और जिस तरीके से वो उनके किचन्स होते हैं और जिस तरीके से वो ऑयल रीयूज करते हैं, ये तो इसीलिए तो इतनी बीमारियां और कैंसर और क्या क्या फैल रहा है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ये सब इन्हीं की बदौलत है। तो मैं तो इनके सख्त खिलाफ हूँ। घर का खाना खाएं जितना ज़्यादा खा सकते हैं, कभी वंस अ वीक ट्रीट हो गई, चले गए बाहर, लेकिन ये एक मामूली, इसीलिए ये इतना मोटापा इतनी तेजी से पाकिस्तान में भी फैल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज, बहुत से लोग ये कहते हैं कि इफ्तारी के साथ ही आप, यानी इफ्तारी ऐसा ना बनाएं, इंतजाम ना करें, उसके साथ खाना ही खा लें, ठीक है जी। तो आप क्या कहती है, इफ्तारी थोड़ी सी करके लाइट करने के बाद 1-2 घंटे बाद खाना खा लें तो वो ज्यादा सही, क्योंकि फिर वक्त ज्यादा हो जाता है, 10 बज जाते हैं खाने को, और फिर सारी में भूख। बिल्कुल आप जोहेब, आपने बिल्कुल स्पॉट ऑन, बड़ी अच्छी बात की। इफ्तारी के साथ ही आपका डिनर हो जाना चाहिए, बिकॉज आपके सोने और खाने में 3 घंटे का वक्फा ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज रात को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है और वो सही तरह खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसी से मोटापा भी होता है, इसी से और बहुत सी एलिमेंट्स जो है, खाना जब जमा होता जाता है ओवर टाइम, इसी से डिजीजेस और क्रॉनिक इलनेसेस पैदा होती हैं। तो इसीलिए स्पेस करें आप थोड़ा सा इफ्तारी के वक्त। थैंक यू सो मच आमना, आपने टाइम निकाल के हमसे बात की, इन सारी चीज़ों के बारे में बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। हम आपसे इजाज़त लेंगे। पहला शो था अभी देखिए रमज़ान जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो रमज़ान से मुताल्लिक़ बहुत सी बातें होती रहेंगी। रहमतें और बरकतें समेटने का महीना है, इसमें अपना भी ख्याल रखिए, दूसरों का भी, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए। तो हमारी ट्रांसमिशन जहाने रमज़ान जारी है, इसमें मैं और मशल ब्रेक लेंगे, और आपको ब्रेक के बाद कौन ज्वाइन करेगा? मंशा और जाले ज्वाइन कर रही होंगी, हु विल एंटरटेन यू थॉरली और इंशाल्लाह आपका टाइम काटने में मदद करेंगी टिल इफ्तारी। और जहां रमज़ान में अब बहुत ज़्यादा, यानी ये जो अब 2 घंटे गुजरेंगे, आप देखेंगे 4 बजे से लेके और ऑनवर्ड्स, तो बहुत ज़्यादा रमज़ान की बात होगी, कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा रमज़ान से मुताल्लिक़। तो कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए 365 न्यूज़ पर। ज़ुहेब और मशल को दीजिए इजाज़त।